अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं साइमा सहर डीएनए न्यूज़ के प्रोग्राम के साथ। आज हम कोटला अरब अली ख़ान में मौजूद हैं और आज NA 71 की सियासी और समाजी शख्सियत नदीम आशिक अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक जानी और मानी शख्सियत हैं और बहुत से ऐसे सवाल हैं जो हमारे नाजरीन जो हैं उनसे करना चाहते हैं और इसीलिए आज बहुत सारे दिलचस्प सवालात जो हैं वो उनसे आज हम करेंगे भी, उनके करियर के हवाले से भी जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बताइएगा कि हमारे नाजरीन भी ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त कोटला अरब अली ख़ान में अगर हम देखते हैं तो एक नाम है आपका, अगर हम देखते हैं तो बहुत अमन पसंद पर्सनैलिटी हैं, तो असलहा साथ रखने की वजह क्या है? देखिए जी, मेरे पे 2-3 लाइफ अटैक्स हुए हैं, कातलाना हमले हुए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है उसमें मेरी जान बच गई है। मेरे पे एक बम ब्लास्ट भी हुआ है, मेरी रिहाइश पे बम ब्लास्ट भी हुआ है। बदकिस्मती से मुझे अभी तक ये भी समझ नहीं आ सकी कि कौन लोग हैं जिनको वो मेरी जान से कोई प्रॉब्लम है और मुझे मारना चाहते हैं। तो उसके लिए बवजह मजबूरी मैंने गार्ड्स रखे हैं, तो वो सिर्फ इसलिए है कि कोई मुझे ना मारे। तो इससे पहले हमारे एक सबक MPA थे, तो उनको उन्होंने पकड़ के सिर्फ मारा नहीं, जलील भी किया। तो गार्ड्स रखने का मतलब सिर्फ ये होता है कि हमें कोई जलील ना करे, बेइज्जत ना करे, ताकि हमें मारने से पहले उसको पता हो कि जी इसको बंदे को मारेंगे तो उसके पास भी असला है, तो वो जलील शलील व बेइज्जत शिद्दत नहीं होगा। वो इसलिए रखा हुआ है। तो और दूसरी बात यह है, आप कुरान व हदीस से निकाल के देख लें, दिफा मेरा हक है, ठीक है जी। मैंने कोई नाजायज़ असला नहीं रखा हुआ, मेरे पास उसके लाइसेंस हैं। लाइसेंसी असला रखने की सिर्फ वजह यह है कि मेरे पे लास्ट जून में 2019 2 जून को रात को मेरे पे कातलाना हमला हुआ। मेरी गाड़ी पर कम से कम 50 से 60 क्लैशनकोफ के ब्रेस्ट लगे और उसमें मेरे बाजू में भी लगा, और अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी। उस चीज़ को अपने आप को मुतमईन रखने के लिए कि जी ठीक है हमारे पास भी असला है, तो कोई इस तरह का अटैक्स ना हो, ऐसी इसलिए। अच्छा, आप जैसा कि हम जानते हैं एक बहुत ही हरदिल अजीज़ सियासी और समाजी शख्सियत हैं, तो अपने इलाके में आपने वेलफेयर के कौन कौन से काम अब तक करवाए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी मैं कोई इलेक्ट नहीं हो सका, लेकिन ज़ाती हैसियत में मैंने अपने इलाका को 2010 में एक स्कूल बना कर दिया, लाइट स्कूल के नाम से, और मैंने एक फार्मेसी अपने लोगों के लिए बनाई, एम्बुलेंस फ्री सर्विस लोगों के लिए शुरू करवाई, और भी इस तरह के जो छोटे मोटे मामलात होते हैं जिससे लोगों की बेहतरी में इजाफा हो सके वो भी करें। लाइक एक हमारा कॉलेज है कोटला, वहाँ पे भी जब भी उनको कोई ज़रूरत हो, बॉयज़ कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, हॉस्पिटल है, जो भी डिमांड वो करते हैं, जो भी चीज़ उनको चाहिए होती है वो मैं प्रोवाइड भी करता हूँ। और ये एहसान समझ के भी प्रोवाइड नहीं करता, तो यही समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त भी दी हुई है और वसाइल भी दिए हुए हैं, तो मेरी इज़्ज़त और मेरे वसाइल लोगों की बेहतरी में शामिल होनी चाहिए। अच्छा, पढ़े लिखे नौजवानों के हवाले से तो आपने बात की कि उन्हें सियासत में आना चाहिए, ख़वातीन के हवाले से क्या कहेंगे? क्या ख़वातीन को भी सियासत में आना चाहिए? बिल्कुल ज़रूर आना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर माशरे का 50% हिस्सा एक चीज़ में रोल प्ले ही नहीं कर रहा, तो मैं नहीं समझता कि वो माशरा इतनी जल्दी तामीर और तरक्की में अपनी पोजीशन बना लेगा। अगर हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ भी अपने मर्दों के शाना बशाना, ना सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं मैं कह रहा, मीडिया में भी आएँ, पॉलिटिक्स में भी आएँ, बिज़नेस में भी आएँ, और भी जितने भी रोज़मर्रा के काम हैं, घर पे नहीं बैठें। इनकी ड्यूटी ये नहीं है कि सुबह उठे नाश्ता बना के दिया, दिन को घर में सफाई की, बर्तन धोए, शाम के खाने का फिर अरेंज किया। ये नौकरानी वाला काम ख़वातीन को छोड़ना चाहिए। और एक जो तमीरी माशरा होता है, वहाँ पर मर्द और औरत में कोई फ़र्क नहीं होता। ये सिर्फ तीसरी दुनिया के लोग हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, इस तरह के लोगों की ये सोच है कि खातून जो है जी उसको काम नहीं करना चाहिए। ख़वातीन को काम करना चाहिए, उनको डिपार्टमेंट्स का भी हेड होना चाहिए, उनको पुलिस का भी हेड होना चाहिए। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है KPK में एक खातून है, वो DPO है अपने डिस्ट्रिक्ट की। इसी तरह मैं भी ये चाहता हूँ कि हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ आएँ, लोगों की खिदमत करें, पॉलिटिक्स में भी करें, सहाफ़त में भी करें, और भी जितने भी डिपार्टमेंट्स में, मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट में भी करें, आगे आएँ लोग, और ये चीज़ जहन से निकाल दें कि हम औरत हैं, कोई चीज़ हमें खा जाएगी। जब आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप ब्रेव होंगे, कोई दुनिया की चीज़ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, जब आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करेंगे, लोगों के लिए चॉकलेट बनेंगे, तो हर बंदा आपको खाने की कोशिश करेगा। तो मैं समझता हूँ ख़वातीन को हर सोसाइटी के काम में शामिल होना चाहिए, रेडियाँ लगानी चाहिए, रिक्शे चलाने चाहिए, कारें चलानी चाहिए।
हर काम में खवातीन को आना चाहिए। ये जो काम है ना कि हमने हमारे मुल्क की तरक्की भी इसलिए नहीं हुई कि हमने 50% आबादी को सिर्फ घरदारी के लिए रखा हुआ। उनकी सिर्फ ड्यूटी ये है जी कि वो भाइयों के कपड़े धोए, घर की सफाई करे, बच्चों को नाश्ता बना के दे, और बस ये छोटे मोटे घरेलू काम। और ये काम कोई मैं नहीं समझता। ये टोटल जो सर्विस मैं बता रहा हूँ 2 घंटे की है, बाकी वो 22 घंटे बेचारी फ्री होती है। उन 22 घंटों में से मैं चाहता हूँ 10 घंटे वो सोसाइटी को भी दे। जी बिल्कुल, ख़वातीन को सामने आना चाहिए और बजाय इसके कि ख़वातीन जो है 2 घंटे काम करने के बाद लगाइयों बुझाइयों में मसरूफ़ रहें, उनको अपनी क्रिएटिविटी को सामने लाना चाहिए और उनको अपनी जो ज़हनी सलाहियतें हैं उनको भी बुरेकार लाना चाहिए और अच्छे जो काम हैं उनमें हिस्सा डालना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कोटला अरब अली ख़ान आपका आबाई इलाका है, इसमें इसके इलाके के हवाले से जो आपके वालिद साहब के दौर में भी तरक्याती काम हुए, आप एक समाजी शख्सियत हैं, क्या कहेंगे? देखिए जी, मेरे वालिद साहब, मेरे दादा मरहूम और मैं और मेरी सारी फैमिली, हम अपने इलाका में तमीर व तरक्की चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो चीज़ें इस्लामाबाद, लाहौर या बड़े सिटीज़ में हैं, वो हमारे शहर, छोटा सा जो शहर है, इसमें भी सारी चीज़ें होनी चाहिए। लाइक एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, बच्चों के लिए ग्राउंड्स होने चाहिए। जो सारी सहूलियात बड़े बड़े शहरों में लोगों लोगों के पास हैं, इधर भी होनी चाहिए। तो हम तो अपनी एफर्ट्स लगाते रहते हैं। अल्लाह का बड़ा करम है कि कोटला इस वक्त बहुत ज़्यादा तरक्की भी कर रहा है और वहाँ यहाँ पर लोगों में हर तरह की मेचोरिटी आ रही है। बस सियासी हवाले से भी मेचोरिटी आ रही है, एजुकेशन के हवाले से भी हमारे शहर के बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट है। और मेडिकल में चले जाएँ तो हमारी हर साल में तकरीबन 100-150 बच्चे और बच्चियाँ यहाँ से डॉक्टर्स बन रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इलाका तमीर व तरक्की में बहुत आगे जा रहा है। अच्छा, हमारे पॉलिटिशियंस के हवाले से अगर हम देखते हैं तो हमारी आवाम के जहनों में एक शक रहता है कि तालीम के हवाले से, तो आपकी तालीम के हवाले से भी जानना चाहेंगे कि क्या एजुकेशन है? मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ जी। बचपन से ही मेरे वालिद साबिक चेयरमैन थे, मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी थे, नाज़म भी बने। तो हमने अपनी हैसियत और अपनी इस्तात के मुताबिक जो हम कर सकते हैं वो हमने किया। मेरे वालिद ने 2001 में वो नाज़म बने, 1997 में वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर बने, 91 में वो जैसे एक विलेज में काउंसलर्स होते हैं वो बने थे। तो हमने अपनी इस्तात के मुताबिक इलाका में तमीर व तरक्की के लिए जो भी लोग आए, हमारे MPs MNAs आए, उनके साथ मिल के इलाका की तमीर में अपना किरदार अदा किया। पॉलिटिक्स में कब आपकी आमद हुई और कौन सी सियासी शख्सियत है जिससे आप इम्प्रेस हैं? देखिए जी, चूँकि सियासी घराना है तो वालिद साहब को बचपन में ही हम तकरीबन 7-8 क्लास में थे तो उनके साथ लोगों के घरों में वोट मांगने जाना और लोगों ने हमारे घर में आना तो उनकी बात सुननी और अपने वालिद की हेल्प करनी। लोगों के साथ जो भी उनके मामलात होते थे, लाइक परिया में बैठ के कुछ मामलात को सेटल करवाना, जितनी हम उन लोगों की मदद कर सकते थे करें। मैं बचपन से ही अपने वालिद के साथ मुझे शौक़ पैदा हुआ कि अपने इलाका के लोगों की खिदमत करूं। इसमें रूह को भी सुकून मिलता है और अल्लाह गफूर रहीम लोगों की मदद करने के एवज़ हमें इज़्ज़त और लोगों में एक अच्छी शोहरत भी हासिल हुई। आप पीपल्स पार्टी में आपने काम किया, काफ़ी अर्सा आपकी ज्वाइनिंग भी रही, लेकिन उसके बाद आपने पीपल्स पार्टी क्यों छोड़ दी और काफ लीग को ज्वाइन करके आपको कैसा लगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की बहुत बड़ी सियासी जमात है और उनका इस मुल्क की तामीर व तरक्की में बहुत अहम किरदार है। और उन्होंने जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। उसके बाद 2008 में आसिफ अली दरदारी साहब आए, उन्होंने 5 साल इस मुल्क के लिए काम किया। ज़ाती तौर पर तो मैं नहीं समझता कि मेरा कोई पार्टी से कोई इख्तलाफ है या पार्टी को मुझसे कोई इख्तलाफ है, लेकिन मैं ये समझ रहा था कि जी अगर मैंने पंजाब में पॉलिटिक्स करनी है, मैंने चूँकि अब मैंने का इलेक्शन भी लड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो मुझे अपना सर्वाइवल यहाँ पर नज़र नहीं आया। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर मैं अपने इलाका के लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ, लोगों के काम करना चाहता हूँ, किसी ऐसी सियासी जमात को ज्वाइन करूँ जिसकी गुजरात में और बिलखसूस पंजाब में से हो, वो जो लोगों के काम कर रहे हों। जिस तरह 2002 से लेके 2007 तक मुस्लिम लीग काफ ने पंजाब में काम किया, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात बनवाई, वज़ीराबाद में कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बनवाया, पेट्रोलिंग पोस्ट बनवाई, 1122 बनवाया और रोड्स के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया। इसी तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट में चले जाएं तो हमारे शहर को गर्ल्स कॉलेज दिया PMLQ ने, बॉयज़ कॉलेज दिया PMLQ ने,
मेरे शहर को नादरा ऑफिस दिया PMLQ की गवर्नमेंट ने। इसी तरह बहुत ज़्यादा काम ऐसे हुए जो मैं समझता था कि मेरे इलाका की तमीर व तरक्की में PMLQ ने ज्वाइन किया है, और मुझे भी एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए जो मेरे शहर के लोगों के लिए, मेरे इलाका के लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। तो मुझे उस जमात में शामिल होकर अपना भी रोल प्ले करना चाहिए और उनके हाथ मजबूत करने चाहिए। अच्छा, ये भी बताइएगा कि मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून और अभी हम देखते हैं तो जो हमारी गवर्नमेंट है PTI की, इन सारी हुकूमतों में से कौन सी हुकूमत ऐसी थी जिसमें आपको लगता है कि कोई तरक्याती काम ज़्यादा हुआ, जिन्होंने अवाम के लिए ज़्यादा काम किया? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सारे लोग अपने मंशूर के मुताबिक काम करते हैं। जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब चीफ़ मिनिस्टर पंजाब रहे, इसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब चीफ़ मिनिस्टर पंजाब रहे, इसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, और अभी जो उस्मान बुज़दार साहब हैं। तो मेरा ये ज़ाती राय है कि मैंने जो काम 2002 से 2007 तक देखा है, उसमें मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जो विज़न है बाकी 3 लोगों से बहुत आगे है। परवेज़ इलाही साहब ने चूँकि बेसिक पॉलिटिक्स एक सियासी घराने से स्टार्ट की और एक काउंसलर से स्टार्ट की। क्योंकि छोटे लेवल पे पॉलिटिक्स स्टार्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि बंदा हर गरीब आदमी का, हर गरेड़ी वाले का, हर मज़दूर का मसला जो है पर्सनली सुन लेता है। जो बड़े इलेक्शन होते हैं, MP MNA के इलेक्शन होते हैं, वो छोटे लोगों, गरीब लोगों के मसाइल को उतनी बेहतरी से नहीं समझ सकते। और चूँकि परवेज़ इलाही साहब ने 83 में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन बने और उन्होंने बल्दियात में काम किया, तो उनका जो वो एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस को उन्होंने यूटिलाइज़ किया 2002 से 2007 तक। तो मेरा ये ख्याल है कि 2002 से लेके 2007 तक जितनी तरक्की पंजाब ने की है, शायद इससे पहले भी कभी नहीं की। और उसके बाद भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब 10 साल चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे, उस्मान बुज़दार साहब भी पिछले 3 साल से चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं। कोई ऐसा खातर खा काम उन्होंने नहीं किया जिनसे सोसाइटी में, माशरे में, लोगों में बेहतरी आई। परवेज़ इलाही साहब का ये मैं कह सकता हूँ कि हर डिवीज़न में उन्होंने कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बनाया, यूनिवर्सिटीज़ बनाई, कॉलेजेस बनाए, और लोगों को हर वो सहूलत उनके दरवाजे पे दी। लाइक 1122 दिया, पेट्रोलिंग पोस्ट दी लोगों को रोड सेफ्टी के लिए। जैसे एक्सीडेंट्स होते हैं तो वहाँ पर बंदे किसी भी जगह पे आप 1122 को कॉल करेंगे तो नेक्स्ट 7 to 8 मिनट्स में वो जो गाड़ी है, पूरी एम्बुलेंस आपके पास आ जाती है। उसमें फ़र्स्ट एड भी आपको मिल सकती है और आपको हॉस्पिटल तक जाने तक वो थोड़ा बहुत रिकवर भी कर देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ पंजाब का हीरो और पाकिस्तान की, जब से पाकिस्तान बना है उससे लेके आज तक, परवेज़ इलाही का कोई भी सानी नहीं है। जितना काम उन्होंने किया है मैं खुद भी अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं पंजाब के लोगों को भी कहता हूँ कि आप आंखें खोलें, आप देखें कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने ज़्यादा काम किया है, अगर उस्मान बुज़दार साहब ने ज़्यादा काम किया है, या किसी और सियासतदान ने अच्छा काम किया है, आप उनका साथ दें। और अगर मेरे कायद चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ज़्यादा काम किया है, तो फिर ये हमारा हक बनता है कि हमें पंजाब की जो हुकूमत है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। जो तरक्की का रुकी हुई है 2008 से लेके आज तक, कोई ऐसा काम नहीं हो सका जो कि डायरेक्ट किसी गरीब आदमी को फ़ायदा हो, जो किसी डायरेक्ट किसी स्टूडेंट को फ़ायदा हो, जो किसी डायरेक्ट किसी मरीज़ को फ़ायदा हो। ये सारी चीज़ें सिर्फ परवेज़ इलाही दे सकती हैं। कहा जाता है कि जिन कौमों के मैदान आबाद होते हैं वहाँ पे अस्पताल वीरान होते हैं, और इस हवाले से नौजवानों को खेलों की तरफ सरगर्म करने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। अभी कौन कौन सी खेलों की सरगर्मियाँ जो हैं जिसमें आप एक्टिव हैं? देखिए जी, खेल तो ये इंसान की जो जिस्मानी सेहत है उसके लिए भी ज़रूरी है, और ज़हनी सेहत के लिए भी खेल जो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जो मेरे इलाके में फ़ुटबॉल मैच होते हैं, वॉलीबॉल मैच होते हैं, क्रिकेट मैच होते हैं, और भी जिस तरह की कोई भी गेम्स होती हैं, लाइक एथलेटिक्स होते हैं, तो उन सब में जो भी मेरे दोस्त मुझे बुलाते हैं, मैं उनसे भरपूर उनको सपोर्ट भी करता हूँ। उनको जितना मैं स्पॉन्सर कर सकता हूँ वो भी उनको करता हूँ। और ये विश भी होती है कि जो बच्चा अच्छा प्लेयर होगा वो बच्चा अच्छा स्टूडेंट भी होगा, और जाके फ्यूचर में जाके वो किसी भी डिपार्टमेंट में बेहतर परफॉर्म करेगा। किसी अच्छे स्पोर्ट्स खिलाड़ी का होना इसलिए ज़रूरी है, बंदा मेडिकली फ़िट होगा, जिस्मानी तौर पे फ़िट होगा, तो वो जाके अपने जब उसकी प्रोफेशनली जॉब होंगी तो वो उस तरह बेहतर काम करेगा। बजाय उसके कि एक बंदा जॉब मतलब गेम के साथ उसका ताल्लुक नहीं है, तो वो नेगेटिव रूट्स पे चला जाएगा, और नेगेटिव रूट्स पे जाके सोसाइटी माशरा एक बच्चे को मिस कर देगा। तो इसलिए कौमों की तामीर और तरक्की में खेल का जो होना है, खेलों का होना है, वो बहुत ज़रूरी है। आप एक
एक सियासी और समाजी शख्सियत हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे कि माशरे की इस्लाहात के हवाले से आप क्या आवाम को पैगाम देंगे? कौन सी माशरे की इस्लाहात हैं जो होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी सबसे पहले बंदे को खुद की इस्लाह करनी चाहिए। अगर मेरी इस्लाह हो जाएगी तो माशरे में से एक बुरा बंदा निकल जाएगा। और सेकेंडली हमें ईमानदार होना चाहिए। ईमानदारी अपनी ज़ात से शुरू करनी चाहिए, डिमांड नहीं करनी चाहिए ईमानदारी। अगर मैं ईमानदार हूँ तो मुझे सारी चीज़ें अच्छी नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं क्रिटिसाइज़ करूँगा, लोगों को ब्लैकमेल करूँगा, लोगों को फजूल किस्म के इल्ज़ामात लगाऊँगा, उनकी शख्सियत पर्सनैलिटी को डैमेज करूँगा, उनको और उनकी फैमिलीज़ को परेशान करने की कोशिश करूँगा, तो माशरे में इस्लाहात तो नहीं आ सकते। अल्लाह गफूर रहीम का भी हुक्म है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अगर आप किसी की कोई कमी कोताही देखते भी हैं तो उसको उस पर पर्दा डालें और उसको अकेले में समझाएं, उसकी इस्लाह करें, ताकि वो बंदा वो अपने काम पे शर्मिंदा भी हो, उसको एहसास भी हो कि मैं गलत कर रहा हूँ और वो बदनाम भी ना हो। तो माशरे में, सोसाइटी में बेहतरी के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यानी ये देख के यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की वजह से ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में चेंज आया, बल्कि आज़ाद कश्मीर हमारा बॉर्डर एरिया है। आज़ाद कश्मीर के मलहका इलाकों से भी बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात जाते हैं, सियालकोट से बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात आते हैं, गुजरांवाला से आते हैं, सरगोदा से आते हैं, जेलम से जाते हैं। तो ये जो कारनामे हैं, ये जो काम है, ये तब्दीली के लिए यही काम होते हैं कि जब आप अच्छे अच्छे इदारे बना दें, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ बना दें, तो वो सोसाइटी माशरे में चेंज आ जाता है। अच्छा, हम अगर देखते हैं तो एक बहुत ही मुहिब्बुल वतन शख्सियत हैं आप और आपने सारी ज़िंदगी सर्व भी किया, आपके वालिद ने भी सर्व किया। यहाँ पे एक चीज़ ये भी जानना चाहते हैं कि बाकी सियासतदानों की तरह आपने मुल्क से बाहर जाने को तरजीह क्यों नहीं दी? और दूसरी बात ये भी बताइएगा कि आप पे एफआईआर्स बहुत होती हैं, उसकी वजह क्या है? हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है कि जो मुखालफ को हम लोग बर्दाश्त नहीं करते, इख्तलाफ राय की इजाज़त नहीं देते। और उसकी शायद सबसे बड़ी वजह भी यही है कि तालीम का फुकदान है। मैं खुद भी इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और जो हमारे ज़्यादा इधर सियासतदान हैं जो भी इससे पहले इलेक्शन लड़ रहे थे या जो जीत रहे हैं, वो भी इतने कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं। तो हम इख्तलाफ राय को अपनी तज़हीक समझते हैं, अपनी तौहीन समझते हैं, और उसकी खफत निकालने के लिए या तो बंदे को कत्ल ही कर देते हैं, मार ही देते हैं। तो अगर वो उससे कोई बंदा बच जाता है तो उस पर झूठी FIR करवाते हैं। तो वो झूठी FIR जो होती हैं, वो बंदा खुद भी परेशान होता है, उसकी फैमिलीज़ भी परेशान होती हैं, और उसके जो कारोबारी मामलात होते हैं या जो भी वो जॉब करता है, वो अदालत कचहरी कोर्ट के चक्कर में फंस के वो डिस्टर्ब होता है। इसीलिए सियासी जो मुखालफीन है आपको परेशान करने के लिए आप पे झूठी FIR करवाती हैं। तो उसका तो सोल्यूशन यही है, अगर रूल ऑफ लॉ होगा, मेरिट होगा, अफसरान अच्छे होंगे, और जब वो समझेंगे कि अगर इस बंदे पे पर्चा ही इसलिए करवाया गया है कि उसे पोलिटिकली रोका जाए, तो वो उस पर्चे को खारिज करेंगे, और जब वो खारिज कर देंगे तो आइंदा लोग पर्चे करवाने छोड़ देंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा कि क्या पढ़े लिखे नौजवानों को आप मोटिवेट करेंगे कि वो सियासत में आएँ? सियासत तो अबादत का नाम है। मैं आज सुबह सुन रहा था डॉक्टर इसरार साहब को, तो वो मुझे बड़ा मज़ा आया। तो मैं उनको ज़्यादा सुनता भी हूँ और उनसे मैंने बहुत ज़्यादा सीखा भी है। समझ लें कि मेरे मुर्शद भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं। सियासत नज़रिए का नाम है, सियासत एक सोच का नाम है। सियासत ये नहीं है कि जी आपने MPA बन जाना है और MPA बन के लूट मार करनी है। सियासत ये है कि आप अपनी आवाम जो अल्लाह की मखलूक है, उन्होंने अगर आपको सेलेक्ट कर दी है, तो आप अगर एक अच्छी पोजीशन पे चले गए हैं, तो ये चीज़ें आपके ज़िम्मे हैं कि आप जाके माशरे में बेहतरी लाएँ और अच्छे लोगों को प्रमोट करें। उन लोगों को प्रमोट करें जो अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िंदा हैं, उन लोगों को प्रमोट करें जो रूल ऑफ लॉ पर ज़िंदा हैं, और उन लोगों को प्रमोट करें जो हराम और हलाल में फ़र्क की तमीज़ करते हैं। अगर ऐसा करना शुरू कर दें तो मेरा नहीं ख्याल कि सियासत कोई बुरी चीज़ है। सियासत बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं सियासत पॉलिटिक्स में हूँ, मेरे वालिद भी पॉलिटिक्स में थे, मेरे दादा मरहूम भी पॉलिटिक्स में थे। सियासत कुर्बानी देने का नाम, कुर्बानी लेने का नाम नहीं है। हमने अपनी जवानी पॉलिटिक्स में दी, जवानी के दिनों में जेल्स देखी, छुट्टे मुकदमात फेस किए, हमारी ज़मीनों पे कब्ज़े हुए, मेरे स्कूल्स को बंद किया गया, मेरी फैक्ट्रीज़ को बंद किया गया। तो अगर मैं मफाद परस्त होता, तो एक फ़ोन कॉल पे मुस्लिम लीग नून के MNA को कॉल करता, तो उसको कहता मेरे भाई मैं एक्सक्यूज़ करता हूँ, मैं आज के बाद आपके अगेंस्ट कोई भी बात नहीं करूँगा, तो मेरे मसाइल तो हल हो जाते। लेकिन चूँकि हम नज़रिया हुसैन पे ज़िंदा हैं, नज़रिया हुसैन हमें ये सबक देता है
कि आपने हर सूरत में हक का साथ देना है, खुद भी सच बोलना है और सच का साथ भी देना है। और अगर आप ऐसे हैं, आप बेशक अपनी ज़िंदगी को इतना एंजॉय नहीं कर सकेंगे, लेकिन तारीख में ज़रूर ज़िंदा रहेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारे नाज़रीन भी जानना चाहते हैं कि आप सोशल मीडिया पे अगर देखा जाए तो बहुत ही एक्टिव हैं, और एक मशहूर गाना है जिस पे आपके हवाले से एक वीडियो भी बहुत वायरल हुई, इस हवाले से क्या कहें? देखिए जी, नौजवानों में ज़िंदा रहने के लिए, उनके साथ एक अच्छा तल्लक बनाने के लिए, उनके साथ दोस्ती करने के लिए, जो चीज़ें मेरे इलाका की आवाम मुझसे चाहते हैं, अगर किसी मेरे दोस्त की शादी है तो वो चाहते हैं जी मैं अपने दोस्तों की खुशियों में खुश शामिल हूँ, मैं उनके साथ भंगड़े डालूँ, तो वो मैं अपने दोस्त को, मुझे मेरा दोस्त बुलाता है, वो कहता है मेरे भाई की शादी है या मेरे बेटे की शादी है या उसकी अपनी शादी होती है, वहाँ पे भंगड़े भी डालते हैं। और अगर वहाँ पे मेरे दोस्त हैं, इमरान मानी साहब हैं, तो वो मेरी टिकटॉक्स बनाते हैं, वो भी खुद भी ज़िंदा दिल आदमी है और उन्होंने, उनकी सोबत में रह रह के मैं भी ज़िंदा दिल हो गया हूँ। नाज़रीन, यहाँ पे एक आज बहुत ही दिलचस्प इंटरव्यू हुआ जो कि नदीम आशिक अवान साहब का था, और यहाँ पे नदीम आशिक अवान वो शख्सियत हैं जो कि सियासी और समाजी भी हैं, और इसके अलावा हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं जो कि हर किसी को बहुत ही खलूस और मोहब्बत से मिलते भी हैं, टाइम भी देते हैं, हर किसी की बात भी सुनते हैं, उनके काम अगर देखते हैं तो वो भी सबके सामने है। नौजवानों को अलग से उनकी तवज्जो खेलों की सूरत में मिल रही है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो सियासत जो है वो वाकई ही एक इबादत है, एक इंसानी खिदमत का नाम है। अगर इसको इबादत समझ कर किया जाए, मज़ीद इसी तरह के अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आपको DNA न्यूज़ पर मिलते रहेंगे, देखना ना भूलिए। अहले इलाका के लिए खुशखबरी, अब आपको टेस्ट करवाने के लिए खारियां, लाहौर और इस्लामाबाद जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके अपने शहर कोटला में इब्राहिम पैथोलॉजी लैब में